मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइलाइटिस के बारे में। अक्सर लोग इसे बहुत ज़्यादा ही मामूली समझते हैं और इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजर हो सकती है। ये कैंसरस सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है, कैंसर का भी रूप ले सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है फ्यूचर में। तो आइए सबसे पहले जान लें कि काइलाइटिस क्या होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, काइलाइटिस क्या है। काइलाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है। किस कंडीशन में होती है? जब होंठों में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब होंठों में जब सूजन हो जाती है, या फिर हमारे जो होंठ है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं, उसमें रेडनेस आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है जिसमें सूखा पड़ जाता है। और क्रैक्स मीन्स होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं जिससे ब्लड भी आता है। उस कंडीशन में क्या होती है? उस कंडीशन को हम बोलते हैं काइलाइटिस। उसमें क्या होती है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन के बाद जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइलाइटिस। जिस वर्ड में आइटिस लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब काइलाइटिस में क्या होगी? लिप्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, यानी कि होंठों में सूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? नॉर्मली काइलाइटिस को अगर बोलना हो तो आमतौर के भाषा में हम क्या बोलेंगे? सिंपली हम इसको बोलेंगे चैप्ड लिप्स। इसका मतलब है फटे हुए होंठ। ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके जो सिम्टम्स है, किस किस कारण से ये काइलाइटिस हो जाती है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण ये हो जाती है हमारे लिप्स में या फिर आपके लिप्स में। तो सबसे पहले कि साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं किसके कारण? कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती है। अब वो दवाइयाँ कौन कौन सी है? फेनोथाइजिन, ठीक है, इसके अलावा है लिथियम, इसके बाद कीमोथेरेपी। जिस पेशेंट को कैंसर हो जाता है और जो उसकी इलाज के लिए कीमोथेरेपी चलती है उसको हम बोलते हैं कि अगर इलाज चलती है उसकी, तो उसको कैंसर वाले पेशेंट की, तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो कीमोथेरेपी के कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है? बहुत सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं। उन ड्रग्स के कारण या फिर उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण काइलाइटिस हो सकती है। दूसरा क्या कारण हो सकते हैं काइलाइटिस के? दूसरा है हाई डोज ऑफ विटामिन ए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विटामिन ए ले चुका है इंट्रावेनसली या फिर कोई टैबलेट्स खा लिया है तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। तीसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है और ये कब होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी, यानी कि बॉडी में अगर विटामिन B12 कम हो जाए उससे क्या होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। एनीमिया का मतलब हम सभी जानते हैं रक्त की कमी, यानी कि खून की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। खून क्या होता है? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ही हम बोलते हैं कि रक्त की कमी हो गई है। इस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में जो RBC होती है वो बॉडी में कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो RBC का साइज़ है, अगर एक RBC है, RBC का साइज़ इस तरह की गोल से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कॉनकेव होती है ये थोड़ी सी। ठीक, ये जो RBC के साइज़ है कितनी होती है? इसकी जो डायमीटर है वो 7 से 8 म्यूमीटर होती है और जो इसकी थिकनेस है वो 2 म्यूमीटर होती है। ठीक है, 7 से 8 इसकी डायमीटर होती है और जो इसकी थिकनेस है वो 2 म्यूमीटर होती है, यानी कि 2 म्यूमीटर। ठीक, तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इस कंडीशन में क्या होती है कि जो RBC की साइज है वो तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो उसकी अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि मेगालोब्लास्टिक यानी कि साइज इसकी बड़ी हो गई है और एनीमिया यानी कि जो रक्त है RBC है उसकी कमी हो गई है, यानी कि बॉडी में खून की कमी हो गई है और RBC का जो साइज है, रेड ब्लड सेल्स की जो साइज है वो बड़ी हो गई है अपने नॉर्मल साइज से। ठीक है, इसके अलावा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ब्लड में जो आयंस होते हैं उसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस को हम क्या बोलते हैं? ओरल थ्रश भी बोलते हैं या फिर माउथ थ्रश भी बोलते हैं। अब ओरल कैंडिडियासिस कहाँ पे होती है? ओरल कैंडिडियासिस एक फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो किस कारण होती है? फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या किस कारण होती है? फंगस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस। फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण कैंडिडा एल्बिकेंस क्या होती है? माउथ में जमा हो जाती है, क्योंकि ये फंगस है तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करेगी, लिप्स के पास इन्फेक्शन पैदा करेगी, जब मुंह में जब जमा हो जाएगी तो इससे क्या होगी? इससे ओरल कैंडिडियासिस हो सकती है या हो जाती ही है। इस इन्फेक्शन के कारण अगर ज़्यादा ही टाइम तक हो जाए तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जनरली कहाँ पे होती है? फंगस का इन्फेक्शन जनरली किन लोगों को लगता है? ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होती है उनको होता है, या फिर
ये जो अडल्ट होते हैं उनको भी हो सकती है, जिस अडल्ट की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनको हो जाती है, या फिर जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं और जो एस्थमा को ख़त्म करने के लिए जो वो स्प्रे यूज़ करते हैं, जिनसे उसको सांस नहीं आती है तब वो स्प्रे यूज़ करते हैं, अगर उसमें स्टेरॉइड्स की अमाउंट है, अगर उसमें स्टेरॉइड्स है तो ये फंगस वहाँ पे होने के चांसेस, इस फंगस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये फंगस डेवलप कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा है एलर्जीज। एलर्जीज किस कारण से हो सकती है? एलर्जीज बॉल्सम ऑफ पेरू के कारण हो सकती है। अब ये बॉल्सम ऑफ पेरू क्या है? बॉल्सम ऑफ पेरू किस ट्री से मिलती है हमें? माइरोजाइलोन। माइरोजाइलोन एक पौधा होता है जिससे निकलती है बॉल्सम ऑफ पेरू। ये ब्राउन और गाढ़ा रंग की एक द्रव होती है। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और ये जनरली कहाँ यूज़ होती है? ये जैसे बेबी पाउडर में स्मेल के लिए, फ्रैग्रेंट के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये सूजन को कम कर सकती है। तो जो एलर्जीज़ होगी इस बॉल्सम ऑफ पेरू से हो सकती है। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होती है ताकि उसमें से अच्छी सुगंध आए। तो हो सकती है किसी व्यक्ति को इनसे एलर्जीज़ हो जाए, और जब एलर्जीज़ होगी तो क्या हो सकता है? काइलाइटिस हो सकता है उस व्यक्ति में। ठीक है, उसके अलावा है रेटिनोइड ड्रग। रेटिनोइड ड्रग्स क्या करते हैं? ये फाइन लाइंस को कम करते हैं और रिंकल्स को कम करते हैं। ये कौन यूज़ करता है? ये जो ड्रग्स होते हैं ये कौन यूज़ करता है? जनरली ये विमेन यूज़ करती है, क्योंकि एज के साथ साथ फाइन लाइंस, जो स्किन में जो लाइंस आने लगती है, स्किन में एक तरह से निशान पड़ने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, उसको कम करता है और ये स्किन के कलर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो अगर ये बहुत सारी औरतें यूज़ करती हैं तो उन्हीं औरतों में से कुछ औरतों को अगर इन्फेक्शन हो जाए या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए, जिनसे कि उनके जो लिप्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा है आइसोट्रेटिनोइन ड्रग। ये क्या करती है? ये ड्रग लेने से जो पिंपल्स होते हैं, जो एक्ने होते हैं, वो कम होते हैं। तो इन ड्रग्स के कारण भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। काइलाइटिस के टाइप्स कितने होते हैं? मेनली काइलाइटिस के 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा। ठीक है, दूसरा क्या है? एलर्जिक कॉन्टैक्ट काइलाइटिस। तीसरा है एक्टिनिक काइलाइटिस और चौथा है काइलाइटिस ग्रैंडुलेरिस। पांचवा है एंगुलर काइलाइटिस और छठा है प्लाज्मा सेल काइलाइटिस। इस लेक्चर में हम डिटेल से काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा की बात करेंगे। सबसे पहले जान लें कि काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा क्या होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होती है लिप्स में, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ यानी कि सूजन के साथ साथ होंठ के ऊपर पूरी क्रस्ट बनी होती है। अब क्रस्ट का क्या मतलब है? अगर कभी आपके होंठ सूखे होंगे तो जो स्किन है सूख करके बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। मीन्स स्किन एक पपड़ी लाइक की हो जाती है, पपड़ी की तरह हो जाती है और वो बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो पूरे स्किन में, पूरे लिप के स्किन में ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है। जनरली इसमें क्या होती है कि जो वर्मिलियन है, वर्मिलियन किसको बोलते हैं? आउटर पार्ट ऑफ द लिप, मतलब जो लिप की जो बाहर वाली पार्ट है जो हमें दिखती है उसको हम बोलते हैं वर्मिलियन। तो वहां से स्किन निकलती रहती है। पीलिंग का मतलब स्किन का निकलना, सूख करके स्किन निकलती रहती है। जनरली ये किसको अफेक्ट करती है? जनरली ये एक लिप को अफेक्ट करती है, यानी कि ऊपर या फिर नीचे। ऊपर वाले लिप को क्या बोलेंगे? अपर लिप। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर लिप। तो जनरली ये लोअर लिप को अफेक्ट करती है। अगर एक लिप को अगर अफेक्ट करे तब, अगर दोनों को करती है तो ऊपर से ज़्यादा ये नीचे वाले को अफेक्ट करती है, नीचे वाले को ये हार्म पहुंचाती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होती है? ये साइक्लिकल होती है, मतलब ये ठीक होगी खुद पे खुद, या फिर ये फिर रिपीट हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये रिपीट हो जाएगी, या फिर होंठ में या फिर ऊपर वाले लिप में या फिर नीचे वाले लिप में अलग अलग, यानी कि कभी कम क्रस्ट होगा, कभी ज़्यादा क्रस्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि इस कंडीशन के कारण ब्लीडिंग भी आए, क्योंकि जब स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो सूख करके स्किन बाहर निकलती रहेगी, तो बहुत ज़्यादा सूखने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग भी आ सकती है। काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम क्या है? सबसे पहला सिम्टम है ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। मीन्स पेशेंट को अगर लिप्स ड्राई हो गई है, यहाँ पे कस्ट बन रहा है और जिससे दरारें आ रही है और उससे ब्लीडिंग यानी कि खून निकल रहा है, तो हो सकती है कि उसको बहुत पेन फील हो, और बहुत पेन फील उसको हो गई है क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको खाने में दिक्कत होगी, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है क्योंकि पूरी लिप्स आपकी ख़राब हो रही होती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड स्पीकिंग, बोलने में और खाने में तो दिक्कत होगी क्योंकि जैसे ही वो मुँह खोलेगा उसको और ज़्यादा दर्द फील होगा। उसके बाद उसको सेंसेशन महसूस होगा। सेंसेशन किस चीज़ का? टिंजलिंग सेंसेशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है टिंजलिंग का मतलब है
कि वहाँ पे उसको झंझनाहट महसूस होगी, लिप्स में उसको झंझनाहट महसूस होगी और वो एरिया उसको इच करेगा, यानी कि वहाँ पे उसको खुजली सी होगी और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी। मतलब स्किन तो सूख रहा ही है और साथ ही साथ और ज़्यादा जितना ज़्यादा सीवियर होते जाएगा ये कंडीशन, उतनी ज़्यादा यहाँ पे सूखापन लिप्स में आएगा। और जब सूखापन आएगा तो मीन्स ब्लीडिंग की समस्या और ज़्यादा होगी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसके अलावा अल्सर भी हो सकती है लिप्स में, अगर लिप्स बहुत ज़्यादा सूख गया तो अल्सर में भी वो कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा फिशरिंग हो सकती है, फिशरिंग भी हो सकती है। फिशरिंग का मतलब क्या होता है, क्रैक्स, यानी कि पूरी लिप्स में दरारें आ जाएंगी जिसमें से ब्लड निकल सकता है। ठीक है, पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि अगर लिप्स की ऐसी कंडीशन है तो उसकी जो मेंटल स्थिति है वो सही नहीं होगी, जिससे वो डिप्रेशन में जा सकता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देगा, सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको बहुत ज़्यादा ही वो मेंटेन करके रखेगा, एक कमरे में बंद रहेगा ज़्यादा, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किसी के सामने जाने से वो कतराएगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गए। इसका मतलब है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा लो होगा, जिससे कि उसका जो मूड है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, यानी कि मूड डिस्टर्बेंस की भी समस्या रहेगी। इसके अलावा ये सभी जो सिम्टम्स है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, फ्लक्चुएट करने के बाद वो और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। क्यों? अगर वो पेशेंट, अगर जिस व्यक्ति में ये कंडीशन है, अगर वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, और ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, तो ये समस्या दिन पर दिन और ज़्यादा ही सीवियर होगी, और ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और ये फ्लक्चुएट कर सकती है। इसका मतलब है कि ये ठीक हो जाएगी और फिर ये कुछ टाइम के बाद फिर ये बस हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट में काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा की कंडीशंस आ जाती है, ये हो जाती है, तो हम उसकी डायग्नोसिस, यानी कि हम उसको पहचानते कैसे हैं? तो जनरली हम दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं। सबसे पहला है स्वैब से इन्फेक्शन को चेक कर सकते हैं। स्वैब क्या होती है? इस टाइप के स्ट्रक्चर की होती है स्वैब्स की। ठीक है, यहाँ पे कॉटन लगी होती है, जिससे अगर माउथ में है तो माउथ में जो सलाइवा है वहाँ का ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा नोज़ में हम स्वैब डाल करके देख सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे इन्फेक्शन को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा की कंडीशन है तो वहाँ पे हो सकती है कि लिप्स के पास, ठीक है, जब हम स्वैब डालेंगे लिप्स के पास तो कैंडिडा की इन्फेक्शन मिले। कैंडिडा क्या है? कैंडिडा एक फंगस है, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण लिप्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, होंठों में सूजन हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम बायोप्सी कर सकते हैं, यानी कि लिप्स का एक टुकड़ा, लिप्स का एक टिश्यू लेकर के हम उसकी अच्छी सी डिटेल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फेक्शंस है, कहीं उसमें ट्यूमर्स की डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। मीन्स ये कंडीशन के लिए ये जब सिचुएशन आ जाती है तो एक जो स्पेसिफिक इसका एक पर्टिकुलर जो टेस्ट होती है वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम साइकाइट्रिक का असेसमेंट, यानी कि साइकाइट्रिस्ट का हम हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो उसकी मूड डिस्टर्बेंस है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये सभी का जो कारण है वो दूर हो सके उस पेशेंट में, उस व्यक्ति में। ठीक है, तो हम ये जनरली कर सकते हैं टेस्ट के लिए। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट देखते हैं, क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्टर्स हमें देते हैं, क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा जो है वो जनरली जब इलाज होती है तो जनरली ये ठीक नहीं होता है, ये उसके अपोजिट ही काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यूजुअली ये रेसिस्टेंट मीन्स ये उसके प्रतिरोधी ही काम करता है, ये जनरली कोई भी इलाज से ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए ना तो स्पेसिफिक टेस्ट है और ना स्पेसिफिक कोई ड्रग्स है जो इसको डायरेक्टली ठीक कर सके, जो जल्दी से इसको क्योर कर सके। ठीक है, लेकिन हम फिर भी डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर भी डॉक्टर कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स, कुछ क्रीम्स, कुछ ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल केराटोलाइटिक लिप बाम्स यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन है तो ये मॉइस्चराइज करके रखेगी लिप्स को। सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल क्रीम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि फंगस वहाँ पे होने की संभावना होती है और फंगस के कारण ही लिप्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करती है, स्टेरॉइड्स जो सूजन होती है उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करती है, लेकिन पूरी तरह से ये सभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके अलावा सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स ये भी सूजन को कम करने में हेल्प करती है। जो माउथ की जो आसपास की एरिया है, अगर लिप्स में सूजन होगी तो आसपास में भी वहाँ पर सूजन फैल सकती है, सूजन हो सकती है। तो क्या करते हैं, सूजन को कम करने की कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा सा खत्म हो, बैक्टीरिया थोड़ा सा कम हो, उसका
उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो, जिससे इन्फेक्शन जितनी तेजी से फैल रही है वो उतनी तेजी से ना फैल सके। ठीक है, क्रायोथेरेपी हम दे सकते हैं। क्रायोथेरेपी में क्या होती है कि जहाँ पे डिजीज है, मतलब अगर लिप्स में प्रॉब्लम है तो लिप्स वाले पूरे एरिया को फ्रीज कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हो सकती है कि जो लिप्स होती है उसमें फिर ट्यूमर्स की भी डेवलपमेंट हो रही हो, तो उस टाइम में क्या करते हैं, लिप्स की पूरी एरिया को हम ठंडा कर देंगे ताकि वो फ्रीज हो जाए, जम जाए, और फिर वो जो ट्यूमर्स होते हैं उसको डॉक्टर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टॉपिकल टैक्रोलिमस दे सकते हैं। टॉपिकल टैक्रोलिमस में अगर सीवियर इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, तो हम उसको फिर से ये टॉपिकल टैक्रोलिमस देते हैं ताकि जो सीवियर है और जो सीवियर इन्फ्लामेशन है और जो इचिंग होती है, खुजली होती है, वो थोड़ा सा कम हो सके। कैलेंड्यूला ऑफिसिनालिस दे सकते हैं। ये क्या होती है, ये मैरीगोल्ड से निकाली जाती है, जिससे कि इन्फ्लामेशन कम होती है और पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकती है। तो ये सभी जो है इनसे परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, ये थोड़े टाइम के लिए जो पेन फील होती है, जो इन्फ्लामेशन है पेशेंट को जब फील होती है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकती है, उसको आराम पहुँचा सकती है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाती है पेशेंट में, यानी कि OCD। अब ये क्या होती है, ये अनरीजनेबल थॉट्स आते हैं पेशेंट को, मतलब उसको कुछ भी थॉट्स, कुछ भी ख्याल उसको आएगा और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कुछ अटपटा सा सोचने लगता है। तो इस कंडीशन में ये क्या, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट जो मेडिसिन होती है वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये क्या काम करती है, न्यूरॉन्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो ब्रेन में होती है, और ये क्या काम करती है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स न्यूरॉन्स को सेरोटोनिन ब्रेन में से रीअब्जॉर्ब करने के से रोकती है। और जब न्यूरॉन सेरोटोनिन को रीअब्जॉर्ब नहीं करती है तो जो मैसेज का जो ट्रांसफर होता है ब्रेन में, जो ब्रेन जो मैसेज को ट्रांसफर करती है वो और अच्छे से हो पाती है सेरोटोनिन की वजह से, क्योंकि सेरोटोनिन न्यूरॉन्स रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसके कारण क्या होगी, जो उसको ख्याल आ रहा है, जो उसको ख्याल आते हैं जिससे कि वो डर जाता है या फिर कुछ एक्ट करने लगता है, कुछ हरकतें करने लगता है, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। इस OCD के लिए ये बेस्ट है, और एंटी डिप्रेसेंट्स हम दे सकते हैं, बस वो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा में क्या क्या कंडीशंस आए हैं और क्या क्या सिस्टम हुए हैं। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आए हैं। इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा आपको अगर कोई भी अदर नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम एलर्जिक कॉन्टैक्ट काइलाइटिस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।